नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 22 भाग 3 तक देखा था। भाग 3 में आपको पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स और उनके कार्यों के बारे में बताया गया था। भाग 4 में हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं अगला ग्रंथियां, जैसे पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 3 में क्वेश्चन किया गया था, उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था, अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताएं। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के दो भाग बताया था, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था, साइमंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। साइमंड रोग वयस्क में होने वाली यह रोग है जो कि वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था, महाकायता यानी गिगैंटिज्म किस हार्मोन की अधिकता से होता है। तो गिगैंटिज्म यानी महाकायता वृद्धि हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि ACTH किस ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। तो ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के स्राव का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नर में क्या कार्य करता है और मादा में क्या कार्य करता है। तो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नर में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है और मादा में अंड जनन को प्रेरित करता है, और इसके साथ साथ उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि LH मादा में क्या कार्य करता है। तो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर महिलाओं में अंडाणु क्षरण यानी ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन यानी ICTH नर में क्या कार्य करता है। तो यह नर में अंतराली कोशिकाओं, जो कि शुक्र जनन नलिकाओं में पाया जाता है, अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को पीयूष ग्रंथि के कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो पीयूष ग्रंथि में उपस्थित प्रोलैक्टिन या इसे हम लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 4 के टॉपिक पर, जो कि है उसके आगे के टॉपिक, यानी पीयूष ग्रंथि के बाद आता है आपका पीनियल ग्रंथि। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे पीनियल ग्रंथि। सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको बताया गया था इससे पहले भाग 1 वाले टॉपिक में। यह मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है, बहुत छोटा सा होता है, यानी इसका लोकेशन क्या है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय तल में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे यह हार्मोन अधिक प्रकाश में कम स्रावित होता है और कम प्रकाश में अधिक स्रावित होता है, यानी इसके नियंत्रण, इसके स्राव का नियंत्रण प्रकाश पर डिपेंड करता है कि लाइट कितने देर तक या कोई व्यक्ति कितने देर तक प्रकाश में रह रहा है। अधिक प्रकाश में मेलाटोनिन कम स्रावित होता है और कम प्रकाश में मेलाटोनिन अधिक स्राव होता है। ठीक है, कम प्रकाश में मेलाटोनिन अधिक स्रावित होता है तथा अधिक प्रकाश में कम स्रावित होता
कार्य क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर के दैनिक लय को बनाए रखता है। 24 घंटे है जो हम कार्य करते हैं, सोने जगने का चक्र, और उसके बाद हमारे शरीर के तापक्रम का नियंत्रण, साथ ही साथ उपापचय का नियंत्रण, हमारे शरीर में जो होने वाले उपापचय अभिक्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। वर्णकता यानी मेलानिन का संश्लेषण कब होना है कब नहीं होना है इसका नियंत्रण करता है। महिलाओं में मासिक चक्र का नियंत्रण करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का भी नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये हमारे दैनिक लय को बनाए रखता है, यानी सोने और जगने का चक्र किस पर डिपेंड करता है? मेलाटोनिन। और मैंने आपको बताया कम प्रकाश में मेलाटोनिन अधिक स्रावित होता है, यानी अच्छे से कार्य करेगा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा माना जा सकता है कि अधिक प्रकाश में सोने जागने का चक्र क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। यही कारण है कि अधिक देर तक कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वर्क करने पर सोने जागने का जो चक्र है वो अस्थिर हो जाता है। कब नींद आएगी कब नहीं आएगी ये चीज़ें अवस्था बिगड़ जाती हैं। कम प्रकाश यानी सोने के समय हमें मोबाइल कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे मेलाटोनिन का स्राव अच्छे से हो और हमारा जो स्लीप एंड वेक साइकिल है वो बना रहे। तो मेलाटोनिन का कार्य है, मेलाटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लय यानी 24 घंटे का नियमन करता है। उदाहरण सोने जागने का चक्र, स्लीप एंड वेक साइकिल, तापक्रम का नियमन या नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त क्या कार्य करता है? तो इसके अतिरिक्त उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, वर्णकता, महिलाओं में मासिक चक्र व प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करता है। बस ये है पीनियल ग्रंथि के बारे में, और इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन मेलाटोनिन है। इसके बारे में याद रखेंगे कि मेलाटोनिन कम प्रकाश में अधिक स्रावित होता है और अधिक प्रकाश में कम स्रावित होता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लय को बनाए रखता है। सोने जागने का चक्र इसी पर डिपेंड करता है, और यह हमारे शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ उपापचय, मासिक चक्र, वर्णकता और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप हेड डालेंगे, अगली ग्रंथि है थायराइड। इतना आप लिख लीजिएगा जो भी मैंने आपको लिखवाया है। थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था फिगर बना के भाग 1 में, यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं कि यह श्वास नली यानी ट्रैकिया व स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स के जोड़ पर स्थित होता है, जोड़ पर स्थित होता है। यहाँ कहीं पर पाया जाता है। आप इसे छू भी सकते हैं थायराइड ग्लैंड को। ये जो उभरा हुआ भाग है इसे एडम्स एप्पल कहते हैं, और इसके बगल बगल में जो दो साइड में होता है, दो थायराइड ग्रंथि दो होते हैं पेयर में। अगर ये हमारा ट्रैकिया है और ये मान लेते हैं साउंड बॉक्स है,
तो ये जो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ये पेयर में पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में, ठीक है। यह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारे श्वास नली यानी ट्रैकिया और लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र के जोड़ पर पाई जाती है, पेयर में होती है। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य में यह द्विपिंडकीय होता है। मनुष्य में यह द्विपिंडकीय होता है। अब इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे एक हार्मोन T4 जिसे हम कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, या इसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। यही मेन आपको पढ़ना है, थायरॉक्सिन। और दूसरा T3 जिसे हम कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, T3, ठीक है। दो हार्मोन स्रावित होते हैं थायराइड ग्रंथि से, T4 और T3। और भी होते होंगे, लेकिन जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो दो, T4 और T3। जिनके बारे में पढ़ना है वो है T4 यानी थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ना है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद करेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगर आयोडीन हम भोजन में नहीं लेते हैं तब थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता। और इस कंडीशन में चूंकि थायराइड ग्रंथि के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन TSH है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करें। लेकिन जब इसके पास आयोडीन होगा तभी थायरॉक्सिन का निर्माण होगा, और अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता। लेकिन पीयूष ग्रंथि को क्या पता कि थायरॉक्सिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो तो बार बार TSH रिलीज करेगा, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और उसे हम रोग नाम देते हैं सिंपल गॉइटर, या फिर हम इसे साधारण घेंगा रोग कहते हैं, जिसमें गला फूल जाता है, ऐसे निकल आता है। ये जो अंदर थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है। तो आगे बताएंगे। अभी यहाँ पर याद करना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन हम लोग भोजन के किस स्रोत में लेते हैं? नमक में, आयोडीन युक्त नमक। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यह आयोडीन किस प्रकार से थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है? याद करेंगे, आयोडीन टायरोसिन हार्मोन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल के साथ मिलकर, आयोडीन टायरोसिन अमीनो अम्ल के साथ मिलकर थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। इसमें 4 आयोडीन लगते हैं और एक टायरोसिन अमीनो अम्ल, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में 4 आयोडीन के अणु लगते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के हम कार्य देखेंगे। थायरॉक्सिन के कार्य, पहला, यह कोशिकीय शोषण को तीव्र कर देता है। कोशिकीय शोषण को तीव्र करता है। कोशिकीय शोषण का मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब कोशिकीय शोषण बढ़ेगा तो ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे ऊर्जा का
उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, यह शरीर की साधारण वृद्धि विशेषकर हड्डियों हड्डियों व बाल की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी थायरॉक्सिन हमारे शरीर की साधारण वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं थायरॉक्सिन के उपस्थिति में, साथ ही साथ बाल की वृद्धि के लिए भी थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, ये तो हो गया मनुष्य में। अगर हम देखें अन्य जानवरों में, जैसे टोड में या मेंढक में, मेंढक के टैडपोल लार्वा के रूपांतरण यानी मेटामार्फोसिस के लिए अनिवार्य है। बताया गया है कि रूपांतरण या मेटामार्फोसिस क्या होता है। बताया था मेंढक का जो लार्वा होता है, लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था से भिन्न होती है। जैसा मेंढक हम देखते हैं वैसा उसका जो शुरुआती अवस्था होता है अंडे से निकलने के बाद भिन्न होता है। मेंढक जब अंडे से निकलता है तो मछली के समान होता है, फिर मछली से वो कैसे कैसे मेंढक का रूप ले लेता है, उसी को कहते हैं रूपांतरण यानी मेटामार्फोसिस। तो उस अवस्था में आने के लिए मेंढक को टैडपोल लार्वा के रूपांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर हम देखेंगे चौथा, या मनुष्य में देखें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखता है। ठीक है, तथा आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। पांचवा, यह रक्त में कीटोन के बनने को कम करता है। छठवां, यह शरीर के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। उपापचय का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है। जल संतुलन का नियंत्रण करता है। जल संतुलन का नियंत्रण करता है। इतने कार्य आपको याद करने हैं। ठीक है, ये हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य हमारे शरीर में। अब इसके बाद आएगा कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग और थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग। तो इतना पहले आप लिख लें, हेडिंग डालेंगे थायराइड ग्रंथि, लिखेंगे थायराइड ग्रंथि एच आकृति की ग्रंथि है जो कि मनुष्य में द्विपिंडकीय होती है। लिखेंगे यह मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी।
देखिए, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड ग्रंथि। तो आप लिखेंगे कि यह एच आकृति की ग्रंथि है, मनुष्य में यह द्विपिंडकीय होता है तथा मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। फिर आप लिखेंगे कि मनुष्य में यह श्वास नली व स्वर यंत्र के जोड़ पर स्थित होती है। लिखेंगे इससे दो हार्मोन्स T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन तथा T3 ट्राईआइडोथायरोनिन का स्राव होता है। फिर लिखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, अतः भोजन से अवशोषित किए गए आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा 4 आयोडीन अणु व टायरोसिन अमीनो अम्ल के साथ मिलकर थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। फिर आप लिखेंगे थायराइड ग्रंथि के कार्य। पहला, यह कोशिकीय श्वसन को तीव्र करता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, यह शरीर की साधारण वृद्धि विशेषकर हड्डियों व बाल की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तीसरा, टोड या मेंढक के टैडपोल लार्वा के रूपांतरण के लिए अनिवार्य है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसके रूपांतरण के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन। फिर यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखता है तथा आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यह रक्त में कीटोन के बनने को कम करता है। नेक्स्ट, यह शरीर के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। और लास्ट, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण भी करता है। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर ये और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। सबसे पहला जो रोग आता है वो है जड़ मानवता, जिसे इंग्लिश में क्रेटिनिज्म कहते हैं। यह शिशु अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में। शिशु अवस्था में इस हार्मोन की कमी से क्रिएटिनिज्म या जड़ मानवता रोग हो जाता है। इस रोग से प्रभावित जो बच्चा होता है वो कुरूप हो जाता है, यानी उसका आकार अजीब सा हो जाता है, बौना होता है एवं मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यह शिशु अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी से होता है। इस रोग से प्रभावित बच्चा कुरूप, बौना एवं मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, इससे या इस रोग में शरीर का उपापचय दर, श्वसन दर, हृदय दर काफी कम हो जाता है। इस रोग में त्वचा सूखी, मोटी, पेट बाहर निकला हुआ एवं जननांग अल्प विकसित होता है। ये इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। ठीक है,
पूछा जा सकता है जड़ मानवता यानी क्रिएटिनिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है। ये चीज़ें पूछा जाना बहुत रेयर होता है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्रिएटिनिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है। तो क्रिएटिनिज्म थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। अगर वयस्क में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा मिक्सिडीमा। वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से यह रोग होता है। इस रोग में त्वचा बहुत ढीली पड़ जाती है और मोटी हो जाती है। त्वचा के नीचे वसा या श्लेष्म का जमाव हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है, साथ ही साथ बुद्धि क्षीण हो जाती है। यानी मिक्सिडीमा वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में त्वचा ढीली व मोटी हो जाती है। त्वचा के नीचे वसा या श्लेष्म का जमाव होने लगता है। जनन क्षमता कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं व बुद्धि क्षीण हो जाती है। ठीक है, ये दो रोग तो हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। तीसरा रोग आता है जो कि है साधारण घेंघा यानी सिंपल ग्वाइटर। इस रोग में आयोडीन की कमी होती है, यानी आयोडीन भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। अब इस रोग में थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण ही नहीं होता। तो अभी जैसे मैंने बताया थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला TSH पीयूष ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता रहता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करो। लेकिन जब भोजन में आयोडीन ही नहीं है तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का स्रावण कैसे करे? फलस्वरूप वो फूल जाती है और फूलकर घेंघा रूप ले लेती है। तो इसी रोग को हम कहते हैं साधारण घेंघा। आपसे कोई पूछे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि घेंघा रोग किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से। अब आपको बताया गया इससे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए तो आयोडीन चाहिए ही, 4 आयोडीन के अणु लगते हैं। तो आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होगा। थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होता है तो TSH हार्मोन बार बार थायराइड ग्रंथि को कहता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करो। लेकिन जब थायरॉक्सिन नहीं बनना है तो थायराइड कैसे थायरॉक्सिन का स्राव करे? फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और फूल कर वो घेंघा रूप ले लेती है। ठीक, थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से भी रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से हमारे शरीर में उपापचय दर बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, हृदय दर बढ़ जाता है, तंत्रिकीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अगर आप देखें लगातार थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक होने से आंखें नेत्रकोटर से बाहर निकल आती हैं, थोड़ा बाहर निकल आती हैं, एकदम नहीं। और नेत्रकोटर के नीचे वसा या श्लेष्म का जमाव होने लगता है। इस रोग को हम एक्सोप्थैल्मिया कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिनकी आंखें सामान्य से बाहर निकली होती हैं। तो ऐसा तब होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत अधिक स्रावित होने लगता है। तो कम होने पर भी रोग है और अधिक होने पर भी रोग है। तो सामान्य मात्रा अगर होती है थायरॉक्सिन की तो व्यक्ति सामान्य होता है। आप इतना लिखेंगे,
थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग लिखेंगे, पहला जड़ मानवता या क्रिएटिनिज्म लिखेंगे, या शिशु अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी से होता है। इस रोग से प्रभावित बच्चा कुरूप, बौना एवं मंदबुद्धि का होता है। इस रोग में उपापचय दर, श्वसन दर, हृदय दर काफ़ी कम हो जाता है। इस रोग में त्वचा सूखी, मोटी, पेट बाहर निकला हुआ एवं जननांग अल्प विकसित होता है। मिक्सीडीमा में लिखेंगे, दूसरा रोग है मिक्सीडीमा, वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। यहाँ पर ये चीज़ आप मेंशन जरूर करेंगे, शिशु अवस्था में होने वाले रोग को हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं, वयस्क अवस्था में होने वाले रोग को हम मिक्सीडीमा कहते हैं। ठीक, वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग मिक्सीडीमा कहलाता है। इस रोग में त्वचा ढीली व मोटी हो जाती है, त्वचा के नीचे वसा या श्लेष्म का जमा होने लगता है, जनन क्षमता कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं व बुद्धि क्षीण हो जाती है। अब नेक्स्ट आयोडीन डालेंगे, साधारण घेंगा, सिंपल गाइटर लिखेंगे। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। देखेंगे, आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाता, चूँकि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बार बार थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि फूलकर घेंगा का रूप ले लेती है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग, जो कि अभी आपको मैंने बताया एक्सोप्थैल्मिया। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाएगा, शरीर में श्वसन दर, उपापचय दर, हृदय दर बढ़ जाता है तथा तंत्रिकीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ एक रोग भी होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्थैल्मिया, यानी इस हार्मोन के वृद्धि के कारण नेत्र कोटर से, यानी आई ऑर्बिट से थोड़ा बाहर निकल आता है तथा नेत्र कोटर के नीचे श्लेष्म का जमाव होने लगता है। ऐसा वृद्ध लोगों में आपने जरूर देखा होगा। आंखें बाहर आ जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ जो है फूल जाता है, ऊपर और नीचे फूल जाता है। इसी रोग को हम एक्सोप्थैल्मिया कहते हैं। ये था आपका थायरॉक्सिन के बारे में, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। अब आता है नेक्स्ट अगला ग्रंथि, जो कि है पैराथायराइड। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाया है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिकता से क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि देखिए, आपको जो थायराइड ग्रंथि दिखाया गया यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि पेयर में होता है ना। अब अगर इसी को हम
पिछले वाले भाग को देखें, थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग को अगर हम देखें तो इसी के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे ऐसे मटर के दाने के समान 4 पाए जाते हैं। एक अग्रपिंड पर, एक पिंड थायराइड के, थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के पीछे, एक थायराइड ग्रंथि के पीछे 2 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, दूसरे वाले में भी 2। इस प्रकार से पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी हुई? 4। ये हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? 4। मटर के दाने के समान होते हैं। ठीक है, लोकेशन समझ में आया, संख्या आपको समझ में आ गई। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे 4 पाए जाते हैं, संख्या में 4 पाए जाते हैं। पैराथायराइड हार्मोन देखते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो पैराथायराइड हार्मोन कहलाता है, या इसे हम पैराथार्मोन भी कहते हैं, या इसे हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इतने नाम हैं। पैराथायरॉइड या पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, या हम इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन रिलीज होता है इससे, कैल्सीटोनिन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। वैसे तो दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो शरीर में कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस का नियंत्रण करते हैं, की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन के मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कब निकलता है? जब हमारे रुधिर में कैल्शियम कम हो जाए, जब कैल्शियम कम होता है तब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन जब रुधिर में कैल्शियम अधिक हो जाए, रुधिर में कैल्शियम अधिक हो जाए तब कौन निकलता है? कैल्सीटोनिन रिलीज होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से जो 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, और पैराथायराइड जो हार्मोन है वो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर रिलीज होता है, और इस प्रकार से यह रुधिर में कैल्शियम आयंस की मात्रा का नियंत्रण करता है। कैल्सीटोनिन रुधिर में कैल्शियम की अधिक हो जाने पर यह स्रावित होता है। कैल्सीटोनिन जो होता है वो एक विशेष प्रकार की कोशिका जो पाई जाती है थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली पैरापुटिका कोशिकाओं जिसे हम सी सेल्स भी कहते हैं, सी सेल्स से स्रावित होता है, सी सेल्स से स्रावित होता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन थायराइड ग्रंथि के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली सी सेल से स्रावित होता है, और ये तब निकलता है जब रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक हो जाती है। कैल्सीटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात कैल्सीटोनिन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। जब रुधिर में कैल्शियम कम हो जाता है तो कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य पैराथायराइड हार्मोन करते हैं, लेकिन अगर रुधिर में कैल्शियम मात्रा बढ़ जाती है तब उसको कम करने का कार्य कैल्सीटोनिन करता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के स्राव को कम होने से कौन सा रोग होता है और अधिक होने से कौन सा रोग होता है तो बाद में लिखेंगे, समझेंगे। पहले यहाँ पर ये लिख लिया चाहिए, पैराथायराइड ग्रंथि हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि
थायराइड ग्रंथि के पीछे संख्या में 4 पाई जाती हैं। लिखेंगे पैराथायराइड ग्रंथियों से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। लिखेंगे दोनों ही रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। फिर पहला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पैराथायराइड हार्मोन। इसमें लिखेंगे पैराथायराइड हार्मोन जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब मुक्त होता है और यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैल्सिटोनिन। लिखेंगे थायराइड ग्रंथि के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली पैरापुटिका कोशिकाओं यानी सी सेल्स से स्रावित होता है। और लिखेंगे कि कैल्सिटोनिन जब रुधिर में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया हो जाता है तब यह मुक्त होता है। और कैल्सिटोनिन पैराथायराइड के विपरीत कार्य करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है तथा हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। बस अब आप देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन के कम स्रावण से होने वाला रोग। सबसे पहला आता है, लिखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग। तो कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? हाइपोपैराथायरिडिज्म। हाइपोपैराथायरिडिज्म, इसमें हाइपोपैराथायरिडिज्म में पैराथार्मोन की कमी हो जाती है। इससे टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, मात्रा कम व फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पेशियों और तंत्रिकाओं में उत्तेजना बढ़ जाती है। इससे पेशियों व तंत्रिकाओं में उत्तेजना बढ़ जाती है, जिससे पेशियों में ऐंठन और अकड़न भी होने लगता है। आगे लिख सकते हैं, जिससे पेशियों में ऐंठन एवं अकड़न होने लगता है। साथ ही साथ रोंगटे भी खड़े होते हैं इस हार्मोन की कमी से। पैराथार्मोन की कमी से होने वाले रोग को हम हाइपोपैराथायरिडिज्म कहते हैं और इस रोग को हम टिटैनी रोग भी कहते हैं। इसमें शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर, कैल्शियम की मात्रा कम होने पर जो पेशियां हैं और तंत्रिका हैं उनमें उत्तेजना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशियों में ऐंठन एवं अकड़न होता है और साथ ही साथ रोंगटे भी खड़े होते हैं। नेक्स्ट, पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग। लिखेंगे पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग को हाइपर पैराथायरिडिज्म कहते हैं। हाइपर पैराथायरिडिज्म कहते हैं। अब इस रोग में जब पैराथार्मोन की अधिकता हो जाती है उससे रुधिर में कैल्शियम आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हड्डियां काफ़ी मुलायम और सरंध्र यानी पोरस हो जाती हैं
अगर आप हड्डियों को देखेंगे तो हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, पोर्स बन जाते हैं, काफ़ी मुलायम हो जाती हैं और सरंध्र हो जाती हैं। इस रोग को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। कमज़ोर पड़ जाएंगी हड्डियाँ। हाइपर पैराथायराइडिज्म में चूँकि हार्मोन कैल्शियम के नियंत्रण के लिए होती हैं, अब ये हार्मोन अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे हड्डियाँ कोमल और सरंध्र यानी पोरस हो जाती हैं और इस रोग को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब इसका नियंत्रण अगर करना है तो इसके लिए हम विटामिन डी दे देते हैं। विटामिन डी देने से कैल्शियम आयन का अवशोषण होने लगता है जिससे रक्त में कैल्शियम आयन का मात्रा नियंत्रित हो जाती है। रुधिर में कैल्शियम आयन के बढ़ने से एक और खतरा रहता है, गुर्दा यानी किडनी व पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, इनमें पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पथरी यानी स्टोन, ठीक है। तो पैराथार्मोन की अधिकता से ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। पैराथार्मोन के अधिक होने से रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है और रुधिर में कैल्शियम आयन बढ़ती है तो उससे हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कोमल और सरंध्र यानी पोरस हो जाती हैं। इस रोग को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रुधिर में कैल्शियम आयन को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी दिया जाता है जिससे अधिक हुए कैल्शियम आयन कम हो जाए। गुर्दा और पित्ताशय पर भी कैल्शियम आयन इफेक्ट डालता है, यानी इसकी अधिकता से इनमें पथरी यानी स्टोन होने की संभावना होती है। बस ये था पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में संपूर्ण बातें। तो आप लिखेंगे हेडिंग डाल के पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग लिखेंगे। पैराथार्मोन की कमी से होने वाले रोग को हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। लिखेंगे इस रोग को टिटैनी रोग भी कहा जाता है। लिखेंगे इस रोग में शरीर में या रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम व फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पेशियों व तंत्रिकाओं में उत्तेजना बढ़ जाती है जिससे पेशियों में ऐंठन एवं अकड़न होने लगता है तथा रोंगटे खड़े होने लगते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग। लिखेंगे पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग को हाइपर पैराथायराइडिज्म कहा जाता है। लिखेंगे इस रोग में रुधिर में कैल्शियम के आयन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हड्डियां कोमल व सरंध्र यानी पोरस, पोरस का मतलब हड्डियों में पोर्स की मात्रा बढ़ जाती है, पोरस हो जाती हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। लिखेंगे रुधिर में आवश्यकता से अधिक कैल्शियम को कम करने के लिए विटामिन डी दिया जाता है जिससे कैल्शियम आयन का अवशोषण बढ़ जाता है। फिर लिखेंगे रुधिर में कैल्शियम आयन की वृद्धि से गुर्दा व पित्ताशय में पथरी यानी स्टोन बनने के चांसेस या संभावना बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं अगला ग्रंथि जो कि है थाइमस। थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ इसका आकार बदलता रहता है, यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है इसका आकार छोटा होता जाता है और वृद्धावस्था में यह अत्यंत छोटा हो जाता है और इससे जो हार्मोन्स है उसका स्रावण भी लगभग बंद हो जाता है। क्योंकि इसका जो हार्मोन है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत एक्टिव रखता है और उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, यानी हम किसी भी बाहरी जीवाणु या किसी वायरस से लड़ सकते हैं। तो वृद्धावस्था में ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए उनमें रोग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो थाइमस ग्रंथि के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि या इसका आकार उम्र के साथ बदलता रहता है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। यह थाइमोसिन क्या कार्य करता है? मुख्य रूप से थाइमोसिन वृद्धि के गति को तीव्र करता है, जनन अंगों की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी में सहायक होता है, या प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है या में सहायक होता है, में सहायक होता है। इस प्रकार से यह कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सोच रहे होंगे ये क्या होता है टी लिम्फोसाइट और पता नहीं क्या। अभी आप नहीं पढ़े हैं, क्लास 12th में आपको बताया जाएगा। क्लास 12th में मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आपको बताया जाता है किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती हैं। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ही अपना कार्य करती है, बी और टी सेल्स। तो जो बी सेल्स होता है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो किसी भी बाह्य अणु यानी प्रतिजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को मारने का कार्य करता है एंटीबॉडी। जो टी सेल्स होती हैं वो बी सेल्स को इन्फॉर्मेशन देती हैं। टी सेल्स भी कई प्रकार की होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, किलर टी सेल्स होती हैं, मेमोरी टी सेल्स होती हैं। तो बहुत सारी टी सेल्स, लगभग 4 प्रकार की टी सेल्स होती हैं। तो ये जो टी सेल्स होती हैं वो बी सेल्स को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि कौन आया है और उनके लिए आप पॉइजन तैयार करें यानी एंटीबॉडी तैयार करें। टी सेल्स चूंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, इसीलिए टी सेल्स द्वारा जो प्रतिरक्षा तंत्र बनता है उसे हम कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब बी सेल्स से एंटीबॉडी बनता है, इसलिए हम बी सेल्स को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। तो यहाँ पर जो आपका थाइमोसिन है वो थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में सहायक होता है और इस प्रकार से यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और इसमें कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि यह थाइमोसिन बी सेल्स पर नहीं वर्क करता। थाइमोसेल्स एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को भी, एंटीबॉडी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है, उत्पादन को भी प्रेरित करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ बदलता रहता है इसका आकार। तो अभी इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। देखिए, शिशु अवस्था होती है यानी बाल्यावस्था, शिशु, फिर वयस्क और फिर वृद्धावस्था आती है, वृद्ध।
तो यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र शिशु और वयस्क में सबसे ज़्यादा कार्यशील होता है, क्योंकि शिशु से वयस्क तक में थाइमस ग्रंथि अपना कार्य लगभग करती रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वृद्धावस्था में आती है तो थाइमस का आकार बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से थाइमोसिन स्रावित नहीं हो पाता, और थाइमोसिन के स्रावित न होने पर प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण तरह कार्य नहीं कर पाती। इसी वजह से चूंकि प्रतिरक्षा तंत्र क्या करती हैं, हमें विभिन्न बाह्य प्रतिजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब से बचाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र वृद्ध में कार्य सही से नहीं करता, जिसकी वजह से वृद्धावस्था में तमाम तरीके के बाह्य रोग होने लगते हैं। बस ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि थाइमस ग्रंथि तक। आप इसको लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे थाइमस ग्रंथि, लिखेंगे थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ बदलता रहता है, लिखेंगे इससे स्रावित होने वाला हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है, लिखेंगे थाइमोसिन वृद्धि की गति को तीव्र करता है, यह जननांगों की परिपक्वता में सहायक होता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार से यह कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह एंटीबॉडी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। लिखेंगे आगे, बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि का अपघटन होने लगता है, जिसके कारण थाइमोसिन का संश्लेषण कम या बंद हो जाता है, जिससे बूढ़ों में प्रतिरक्षा कमजोर पड़ जाती है। बस यह था आज का टॉपिक, जिसमें आपको पीनियल ग्रंथि और थायराइड, फिर पैराथायराइड और फिर थाइमस ग्रंथि तक आपको बताया गया। आप इसको नोट करेंगे, याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे उसको भी याद करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहला क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या है? दूसरा, आयोडीन किस हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? तीसरा, मेंढक या टैडपोड के टैडपोल लार्वा के रूपांतरण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? नेक्स्ट, जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म कौन से हार्मोन के अल्पस्राव से होता है? नेक्स्ट, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? नेक्स्ट, कैल्सिटोनिन का कार्य क्या है? नेक्स्ट, किस हार्मोन की अधिकता के कारण हड्डियां कोमल व सरंध्र यानी पोरस हो जाती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है? नेक्स्ट, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि आकार में बहुत छोटी हो जाती है? बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।